बच्चों, क्या हालचाल है। आज बच्चों हम कुछ वीडियो में पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था उसी के बारे में आज हम उस कॉन्सेप्ट बेस कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ा जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट के लिए जो उपयोगी है, और आपको इस चैप्टर में जो अभ्यास करवा रहे हैं जिससे आपको इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था वो आपको पता हो जाए कैसे सूत्रों का उपयोग करना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए बीम ऑफ मेटल सपोर्टेड एट टू एड्ज इज लोडेड एट द सेंटर। ये जो प्रश्न कह रहा है बच्चों, कैसे प्रश्न कह रहा है कि टू एज में जो है सपोर्टेड है, तो इसको हम इस तरह मान सकते हैं कि जो हमारा सपोर्टेड है इस तरह हम समझेंगे, एक यहाँ पर सपोर्ट लगाते हैं और दूसरा सपोर्ट हम यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर जो है इस तरह लोडेड है, और इसके सेंटर पर हमको जो है क्या करना है कि इसके लोड हमको सेंटर पे देना है। तो जैसे ही हम इसके सेंटर पे लोड डालेंगे बच्चों, इसके सेंटर पे लोड डालेंगे तो इस तरह बेंड हो जाएगा। जब ये बेंड होगा तो इसी को हम लोग लोड को हम फोर्स से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब ये जो हमारा आएगा डिप्रेशन, यानी इस डिप्रेशन का मान कितना होगा, ये वाला मान हमको निकालना है। इस डिप्रेशन को हम लोग इस तरह सिंबल से लिख लेते हैं। जैसा कि बच्चों हमने वीडियो में आपको बताया था कि डिप्रेशन का जो फार्मूला है हमारा, उसको फिर से याद करिए। डिप्रेशन इक्वल टू क्या लिखा जाता है, डिप्रेशन को लिखा जाता है डिप्रेशन इक्वल टू एफ फोर्स इंटू लिखा जाता है एल लंबाई अपान लिखा जाता है 4 इंटू वाई, वाई हमारा क्या है यांग मॉडुलस, और इंटू हो जाएगा बी, बी इंटू डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर नहीं बल्कि डी का क्यूब होता है। तो इतना हम लिखेंगे डी का क्यूब, ये हमारा डिप्रेशन का फार्मूला है। अब इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए बच्चों हमने इसके बारे में एक वीडियो में जो कल पढ़ाया था, उस वीडियो में इस बात को हमने बताया था कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, बी ब्रीड्थ हो जाएगा, डी हमारा डायमीटर हो जाएगा, वाई हमारा यांग मॉडुलस हो जाएगा। और इसको संबंध जो दिखा रहा है एट द सेंटर किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इसमें हम बच्चों क्या समझेंगे कि प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि फोर्स भी सेम रहेगा, फोर्स भी सेम रहेगा, लंबाई भी सेम रहेगा, और बी भी सेम रहेगा, और ये जो लंबाई हमने लिखा है ये कितना लंबी है इसकी बात हो रही है। तो नहीं, लंबाई भी सेम, बी भी सेम और डी भी सेम रहेगा। जब कुछ सब कुछ सेम रहेगा तब इसी को हम लिख देंगे इज कांस्टेंट। क्या है ये सब, कांस्टेंट मान लेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब हमको डिप्रेशन का जो प्रोपोर्शनल लगाएंगे, डिप्रेशन का प्रोपोर्शनल लिखेंगे 1/y, वाई से हमको संबंध स्थापित करना है तो लिखेंगे डिप्रेशन प्रोपोर्शनल 1/y हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ में जो सवाल दिया गया है इसमें हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। हम यहाँ पर इस तरह जब कोई सपोर्टेड बीम का जब भी सवाल हम लगाएंगे तो हम ये डिप्रेशन का फार्मूला फिर से हम बताते हैं। डिप्रेशन का जो फार्मूला लिखा जाता है इक्वल टू फोर्स लिखा जाता है इंटू एल लिखा जाता है अपान लिखा जाता है 4 यांग मॉडुलस इंटू ब्रीथ इंटू डायमीटर का क्यूब लिखा जाता है। ये जो है फार्मूला हमारा हो जाएगा। बीम में कहीं सेंटर पर, जब सेंटर पर मास लगाएंगे तब इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। तो इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्रम में हम देखते हैं दूसरे नंबर में, when a certain weight is suspended to a long uniform wire, यूनिफॉर्म वायर दे दिया है बच्चों। तो इस यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या है
कि इस यूनिफॉर्म वायर को हमको इट्स लेंथ इंक्रीज, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, if the same weight is suspended to another wire of the same material and length but having a diameter half of the first one, the increase in its length, उनकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। मतलब पहली वाली का तो 1 सेंटीमीटर होता है, अब उसी वेट से उसी वायर में सेम मटेरियल उसी लंबाई का, लेकिन उसकी डायमीटर हमको क्या करना है, हाफ कर देना है, तब उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन होगा उसको हमको निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, यांग मॉडुलस का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो y लिखा जाता है F इंटू एल अपान एरिया लिखा जाता है, इंटू क्या लिखा जाता है, डेल्टा एल लिखा जाता है। ये हमारा यांग मॉडुलस का फार्मूला हो गया। अब इसमें क्या क्या सेम है उसको हम लिखेंगे। y हमारा सेम रहेगा, और क्या क्या सेम रहेगा, f भी सेम है, लंबाई भी सेम है। तो ये तीन चीज़ यहाँ पर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। y भी सेम है, f भी सेम है, इतना सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a1 इंटू लिखेंगे डेल्टा L1 इक्वल टू हम लिखेंगे a2 इंटू लिखेंगे डेल्टा L2। मतलब इसकी लंबाई और एरिया में ही हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो चेंजेज हो रहा है स्ट्रेच होने पर उसी को हम लोग मान रहे हैं, बाकी इस यल को और इसको फोर्स को और इसको वाई को हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। अब एरिया में क्या लिखा जा सकता है बच्चों, हमको डायमीटर में लाना है तो वायर का जब लिखेंगे तो लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा L1 इक्वल टू लिखा जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा L2। हमको डेल्टा L2 का मान निकालना है, पाई से पाई कट जाएगा। और R1 को हम बात करेंगे तो R1 कह रहा है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट वन, यानी पहले का जो है R1 का मतलब हाफ करेंगे तब R2 के बराबर होगा। इसका मतलब कि R1 का मान जो है 2 गुना है। इस कॉन्सेप्ट को बनाएंगे बहुत ध्यान से। डायमीटर हाफ ऑफ द फर्स्ट वन, यानी 1 का हाफ है, यानी ये दूना है, 2R1 है तभी R2 को हो सकता है। इस तरह हम इसकी कंडीशन बना लेंगे। अब यहाँ अगर हम मान बैठाते हैं बच्चों तो लिखा जाएगा R1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा L1 पहली कितनी इंक्रीज करती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा L1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे R1 इंटू लिखेंगे 1 इक्वल टू लिखेंगे R2 का मान कितना लिख देंगे, R2 का मान हम लिख सकते हैं 2। यहाँ पर इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में उल्टा हो गया क्या बच्चों, फिर से चेक करिए। दिख रहा लेंथ और डायमीटर हाफ कह रहा है, डायमीटर हाफ कह रहा है ऑफ द फर्स्ट वन, 1 का हाफ कह रहा है। तो इस 1 का हाफ कह रहा है तो यहाँ पर ये वाली बात जो है उल्टा हो गई है, 1 का हाफ हो जा रहा है। तो 1 का हाफ, अगर 1 का हाफ करेंगे तब ये R2 के बराबर हो जाएगा। तो R1 अगर हम लिखेंगे तो R1 बराबर आ जाएगा 2R2। तो इस तरह में भी हमारी कंडीशन फिर से पालन कराइए। इस कंडीशन में हमारा पालन हो रहा है, फिर से हम देखते हैं। तो R2 का जब हम मान बैठाएंगे तो R2 बराबर लिखा जाएगा R1 अपान 2। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे R1 का स्क्वायर अपान 4 इंटू हम लिखेंगे डेल्टा L2। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे R1 का स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, एक का कोई मतलब नहीं है, तब लिखा जाएगा डेल्टा L2 इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो हमारा इंक्रीज होगा लेंथ, हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज लेंथ कितना हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हमारी इंक्रीज लेंथ हो जाएगी। इस तरह हम बच्चों इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों।
अब हम आगे सवाल में बढ़ते हैं। एन आयरन रॉड एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया गया है। तो पहले जो जो दिया है उसको हम लिखते हैं। लंबाई हमारी जो है 2 मीटर दिया है, और क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, एरिया जो दिया है 50 mm का स्क्वायर। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों अगर 1 mm का स्क्वायर अगर हम चेंज करेंगे तो लिखा जाएगा 10, केवल 1 mm लिखते हैं तो 1 mm का क्या लिखा जाएगा बच्चों, 1 mm का लिखा जाएगा 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर अगर हम मान स्क्वायर में जब लाएंगे तो mm अगर स्क्वायर हम बैठाते हैं तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बैठा देंगे तो हो जाएगा 50 × 10⁻6 m स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमारा यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। अब यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे। और स्ट्रेच कितना हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है 0.5 mm। तो यानी ये डेल्टा यल का मान है, तो डेल्टा यल का मान हम लिखेंगे 0.5 इंटू लिखेंगे 10⁻³ मीटर। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम यांग मॉडुलस में डायरेक्ट सूत्र में बैठाते हैं। तो यांग मॉडुलस में जब हम बैठाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, y लिखा जाता है F इंटू यल अपान लिखा जाता है एरिया इंटू लिखा जाता है पूरी लंबाई। यल हमारा जो इस यल को माने हैं, इस डेल्टा यल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल यल से, और ये यल हमारी प्रारंभिक लंबाई यल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर 250 kg लिखा है, तो इस फोर्स को अगर हम बनाएं तो फोर्स को लिखा जा सकता है 250 kg को हम बना सकते हैं 9.8 लिख देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स में आ जाएगा। क्योंकि 1 kg 8 बराबर, यहाँ पर हम डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं 1 kg वेट लिखा है, तो 1 kg वेट का कितना दे रहा है, ये 1 kg वेट दे रहा है। तो इसको वेट को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो लिखा जाएगा इसमें 9.8 लिखा जाएगा, न्यूटन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह की 9.8 लिख देंगे, और इनटू लंबाई जो हमारी है, ये वाली लंबाई यल ऊपर रहता है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पर यल रहेगा, यहाँ पर स्मॉल एल रहेगा, जिसको हम लोग डेल्टा यल कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 2 अपान पूरे का एरिया लिखेंगे, एरिया हमारा लिखा जाएगा 50 इंटू हो जाएगा 10⁻6, और यल हमारा हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3। अब इसको हम काट लेंगे। तो इसको अगर पूरा कैलकुलेशन जब करेंगे बच्चों, तो यहाँ देखिए 0 से 0 काट दीजिए, अब ये 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो नीचे लिख देते हैं 5 इंटू 9.8 इंटू 2 अपान बचा यहाँ पर 0.5 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर 6 था, 9 हो जाएगा। अगर इस दशमलव को हम हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अब इसको अगर हम गुणा कर दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 20 इंटू 9.8 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा इस तरह। अब इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो 2 × 8 = 16, दोनों 18 × 1 = 19, और 1 0 1 अंक के बाद दशमलव इंटू 10⁻ हो जाएगा 9। तो इतना हमारा आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम और सही से लिखें तो ये मान को हम लाएंगे तो 19.6 इंटू 10⁻ हो जाएगा 8 नहीं बल्कि 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 9 और 9 एक 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि एक हमने 10 यहाँ से रिमूव किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प मिला बच्चों, ये हमारा सी वाला विकल्प आ गया।
क्लियर हो रही बात बच्चों? इस तरह कॉन्सेप्ट को हम सिंपल सवालों से लिख लिख के आपको समझा रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें ज़रा सा दिमाग लगाइए बच्चों, इसको कैसे हल किया जाएगा। प्रतिशत की बात इसमें कर रहा है। वाट परसेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाई अप्लाइंग ए स्ट्रेस ऑफ 1 kg वेट पर mm² ऑन इट। तो परसेंटेज की बात जब करेंगे तो हमको निकालना क्या है, पहले हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए। तो डेल्टा यल अपान यल इंटू 100 का मान हमको निकालना है। इसका मान जब आएगा तब वो प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब क्या क्या दिया है उसकी हम बात करते हैं। 1 kg वेट का दिया है 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y इक्वल टू जो लिखा जाएगा, y इक्वल टू लिखा जाता है स्ट्रेस अपान लिखा जाता है नीचे स्ट्रेन। ये हमारा फार्मूला हो गया बच्चों। स्ट्रेस का जो फार्मूला है, स्ट्रेस यहाँ पर दिया है तो स्ट्रेस को हम ज्यों का त्यों रखते हैं। तो लिखेंगे स्ट्रेस अपान स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, डेल्टा यल अपान यल, इतना मान रखेंगे। अब स्ट्रेस को हम जो है निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 kg दिया है तो इसमें क्या क्या हम मान बैठा सकते हैं, और यांग मॉडुलस भी दिया है। तो यांग मॉडुलस का 10⁻11 दिया है, और यहाँ पर इसका स्ट्रेस कितना है। तो स्ट्रेस को जो हम लिखेंगे बच्चों, तो लिखा जाएगा, पहले हम यहाँ पर स्ट्रेस का मान निकाल लेते हैं। स्ट्रेस जो हमारा दिया है 1 kg वेट पर mm²। इतनी बात क्लियर हुई। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 9.8 न्यूटन प्रति mm²। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको mm² को हम बनाएंगे तो कितने में बदल जाएगा बच्चों, 10⁻⁻6 में बदलेगा। तो लिखा जाएगा 9.8 न्यूटन अपान लिखा जाएगा 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो लिखा जाएगा 9.8 इंटू 10⁻⁵ में हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेस की वैल्यू हमको पता हो गई। अब इसको हम बैठा दे रहे हैं 9.8 इंटू 10⁻⁶ अपान हो जाएगा डेल्टा एल अपान एल, इस तरह हो जाएगा। अब इसका मान हमको निकालना है, तो डेल्टा एल अपान लिखेंगे एल इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻⁶, और ये नीचे चला जाएगा। ये कितना लिखा जाएगा इसमें 10⁻11। कितना लिखा जाएगा बच्चों, 10⁻11। अब ये ऊपर जाएगा तो 9.8 इंटू 10⁻⁶, और इंटू हो जाएगा 10⁻⁻11। अब ये 11 से 6 घट जाएगा तो आएगा 9.8 इंटू 10⁻, कितना लिखा जाएगा बच्चों, अब ये घट जाएगा तो आएगा -5। अब हमको क्या प्राप्त करना है, 100 में प्राप्त करना है। तो डेल्टा यल अपान यल इंटू 100 अगर हम करेंगे तो हम 9.8 इंटू 100 से हम यहाँ गुणा कर देंगे इंटू 10⁻⁻5। अब 2 घात और कम हो जाएगा तो हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब 3 घात हमको बनाना है तो 0.123 हो गया। 3 डिजिट हम और आगे आ गए, 8%। इतना हमारा प्रतिशत हो जाएगा। तो कौन सा हमारा मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर 3 यानी 20 हो जाएगा। तो 20 में हमारा कौन सा मैच कर रहा है, 123, हाँ सही है। तो आंसर सही है। तो इसमें 3 वाला विकल्प नहीं है, तो आंसर में बच्चों यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में चेक कर लीजिएगा बच्चों, बाकी न्यूमेरिकल्स ऐसे ही लगाया जाएगा। अब नंबर 5 की हम बात करते हैं बच्चों। ए फोर्स ऑफ
इतना दिया है, रिक्वायर द ब्रेकिंग मटेरियल, यहाँ पर फोर्स दिया है, एफ का मान ब्रेकिंग मटेरियल में फोर्स दिया है। फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा, ये जो फोर्स निकलेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रेकिंग हमारा स्ट्रेस कहलाएगा। तो यहाँ पर फोर्स है तो उसको हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर जो फार्मूला हमारा होता है फोर्स अपान एरिया, यही फार्मूला हमने पढ़ा स्ट्रेस का, फोर्स अपान एरिया। क्लियर हो गया। देन डेंसिटी रो मटेरियल इतना दिया है, वायर इज टू ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट, द लेंथ ऑफ वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल शुड बी, उसी मटेरियल का इसको भी हमको बनाए हैं, तब कितना प्राप्त हो जाएगा इसको हमको निकालना है। तो बच्चों इसमें हम पहले सब जितने सवालों को हमने आपको इस चैप्टर शुरू होने से बताया था, अब हम फिर इसमें दोहराते हैं। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मान हमारा इतना है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ब्रेकिंग, इसको समझेंगे बच्चों जिससे हमको बात समझ में आ जाए। ब्रेकिंग स्ट्रेस विल बी इट्स ओन वेट, इट्स ओन वेट, यानी जो ब्रेकिंग हमारा वेट रहेगा वो अपने भार से ही ब्रेकिंग होगा। तब उस हम भार को लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू लिख सकते हैं mg को, इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यम का मान हम जब लिखेंगे, हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को हम लिख दें तो यम का मान हो जाएगा इंटू जी, इस तरह लिखा जा सकता है। इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं बच्चों एरिया इंटू लंबाई से गुणा कर दें, तब ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, एरिया इंटू वॉल्यूम हो गया। अब रो हमारा डेंसिटी है इंटू जी हमारा हो गया है। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस में अगर हम बैठा दें, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस में जब बैठाएंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा, एफ का मान ए लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा रो इंटू जी अपान पूरे का लिखा जाएगा एरिया, एरिया एरिया कट जाएगा, तब क्या बचा बच्चों, एल बचा, रो बचा और जी बचा, यानी स्ट्रेस जो हमारा बचेगा एल रो जी। अब हमको निकालना क्या है कि द लेंथ ऑफ द वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल शुड बी, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना, लेंथ का मान निकालना है। तो स्ट्रेस का मान क्या है, स्ट्रेस का मान यहाँ पर कितना बैठा सकते हैं उसको हम समझेंगे। तो जो हमारा ब्रेकिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड फोर्स हो रहा है वही जो है लिखा जाएगा स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁶ इक्वल टू एल, रो का मान हो जाएगा 3 गुणे 10⁻3, जी का मान हो जाएगा 10, जी का मान भी यहाँ पर 10 ही रखना है। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो एल इक्वल टू प्राप्त होगा 6 इंटू 10⁻6 अपान ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁴। अब ये 2 से कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2 इंटू 10⁻2 हमारा बचेगा। इस 10⁻2 का मतलब लिखा जाएगा 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, किस में है बच्चों उसको ध्यान रखेंगे, मीटर में है तो हम क्या लिखेंगे इसकी यूनिट, इसकी यूनिट हम मीटर में ही रखेंगे। तो लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर्स हो जाएगी। तो 200 मीटर में हमारा विकल्प कौन सा होगा बच्चों, बी वाला हमारा विकल्प हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। आगे पढ़ते हैं बच्चों। ए फोर्स 10⁻³ न्यूटन्स stretch the length of hanging wire by 1 millimeter. The force required to stretch a wire of same material and length but having 4 times the diameter by 1 millimeter. अब इसमें हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे।
तो इसमें हम समझेंगे, बस केवल समझने से ही हमारा सवाल निकल आएगा। अगर हम ये कहें बच्चों कि जो यांग मॉडुलस को जो हमारा फार्मूला होता है वाई इक्वल टू लिखा जाता है एफ इंटू एल अपान लिखा जाता है एरिया इंटू स्मॉल एल, या स्मॉल एल को डेल्टा एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम मटेरियल है, तो सेम मटेरियल होने का मतलब है कि क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल और फोर्स, फोर्स भी उसी तरह है, फोर्स भी सेम है। फोर्स को हम जो है यहाँ पर क्या रहा फोर्स इतना है तो इसमें हमको फोर्स ही निकालना है, तो फोर्स सेम नहीं है। क्या क्या सेम है, लंबाई सेम है, और क्या सेम है, मटेरियल सेम है, यानी वाई का मान भी सेम है, मटेरियल सेम, यल वाई सेम हो गया। और क्या क्या सेम है, और जो है हम लिख सकते हैं स्मॉल यल भी सेम होगा। क्यों स्मॉल यल सेम है, क्योंकि जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो 1 मिलीमीटर ये भी बढ़ रहा है और हैंगिंग करने पर भी 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है, मतलब कि दोनों की जो हमारी डेल्टा यल है दोनों की सेम है। जब ये तीनों कंडीशन हमारी सेम है तब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कि फोर्स जो प्रोपोर्शनल हो रहा है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, यहाँ पर एरिया के प्रोपोर्शनल हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको समझते हैं, क्योंकि अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ए आएगा, इस तरह आएगा, तो प्रोपोर्शनल हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो एरिया के प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स जो आएगा रिलेशन में हम लिख सकते हैं आर का स्क्वायर आएगा। किसके स्क्वायर आएगा, आर का स्क्वायर आएगा। अब देखिए हमारा सवाल कुछ झलकने लगा बच्चों। अब कह रहा है कि वायर मटेरियल सेम, लेकिन उसका जो कह रहा है कि डायमीटर 4 टाइम्स है, डायमीटर को अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो 4 टाइम्स अगर हमको डायमीटर कर दें, आर को 4 टाइम्स करेंगे तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा 16 टाइम्स हो जाएगा। तो जब 16 टाइम्स फोर्स हो जाएगा तो एफ इक्वल टू लिखा जाएगा 16 इंटू 10⁻³ न्यूटन हमारा फोर्स हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम एक नज़र से हम देखेंगे समझेंगे और हमारा विकल्प मिल जाएगा। तो 16 इंटू 10⁻³ न्यूटन वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो ये सवाल जो है बच्चों बहुत ईजी था, केवल इसको समझना था, बस इस तरह हम लगा लेंगे। अब इसमें देखते हैं बच्चों, ए वायर फिक्स्ड एट अपर एंड स्टेज बाय लेंथ यल बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ, द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग, इसमें वर्क डन हमको निकालना है और अपर एंड स्ट्रेच कर रहे हैं यल में अप्लाइंग फोर्स एफ से, तो वर्क डन हमको निकालना है। तो वर्क डन का जब हमने फार्मूला पढ़ा था बच्चों उसकी हम बात करते हैं। वर्क डन का फार्मूला 1/2 क्या पढ़े थे, इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम, ये हमने जो है इसका फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर सभी मानों को जरा सा इकट्ठा करो और देखो, तो 1/2 स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं बच्चों F/A, स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं L/कैपिटल L, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। अब 1/2 लिख सकते हैं, फोर्स को जो का त्यों रहने दो, एरिया हो जाएगा, स्मॉल यल हो जाएगा, यल हो जाएगा। वॉल्यूम में हम लिख सकते हैं बच्चों एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे तो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। एरिया और ये दोनों कट जाएगा, तब ये जो मान आएगा FL/2 हमको वर्क डन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कौन सा विकल्प हमारा मिल रहा है, तो FL/2 यानी डी वाला उत्तर हमारा सही मिल रहा है। तो थोड़ा सा संशोधन करने से हमारा उत्तर प्राप्त हो जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट टाइप के सवाल से बच्चों बहुत मेहनत करके बनाया जाता है, तो हमारी मेहनत अगर लग रही कि वास्तव में हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाकी आपकी मर्जी है। अब इसमें देखते हैं 8 नंबर में, K is the force of constant of a spring, the work done increase its extension from
L1 से L2 तक जाना है। हमको इस स्प्रिंग वाले में क्या क्या करना है बच्चों, L1 से हमको L2 तक जाना है। तब इसके लिए हम बच्चों वर्क डन में हम क्या करेंगे, उसको हम पहले पूरी बात समझते हैं, जो बेसिक इसकी बात है उसको हम समझते हैं। स्प्रिंग की बात आ गई है, तब हम लिखेंगे कि पहले एक्सटेंशन में हम देखते हैं, उसको हम यहाँ लिखते हैं ऐट एक्सटेंशन, हम यहाँ लिखते हैं एक्सटेंशन L1 में देखते हैं। एक्सटेंशन L1 में क्या होगा, द स्टोर ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों, द स्टोर ऑफ एनर्जी। स्टोर ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, लिखेंगे इसको 1/2 KL1 का स्क्वायर। एक्सटेंशन 1 की हमने बात किया L1 कंडीशन पे। अगर हम कहेंगे एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन हमको कहाँ तक जाना है, एक्सटेंशन हमको जाना L2 तक, तो L2 में स्टोर एनर्जी कितनी हो जाएगी, स्टोर एनर्जी जो हमारी हो जाएगी, स्टोर एनर्जी लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/2 KL2 का स्क्वायर। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन फ्रॉम L1 टू L2, इसकी बात करेंगे तो इस एनर्जी से इस एनर्जी को हम घटा दें तब हमारा वर्क डन निकल आएगा। तब हम लिखेंगे 1/2 KL2 का स्क्वायर माइनस 1/2 KL1 का स्क्वायर। अब इसमें हम कॉमन कर लें, K/2 अगर हम कॉमन करते हैं तो L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर, तो ये हमारा वर्क डन प्राप्त हो जाएगा। एकदम सरल लगा बच्चों। इसमें कौन सा आंसर आया, हमारा 8वां का डी वाला आंसर प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल सा सवाल। बस आपको सूत्र को हम याद करवा रहे हैं और इसी तरह पढ़ते पढ़ते आपको सूत्र भी याद हो जाएगा, फिर दिमाग से भूलेगा नहीं। ए स्ट्रेचिंग वायर ऑफ द इलास्टिसिटी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कह रहा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या लिखेंगे हम बच्चों, वही चीज़ पूछ रहा है। तब हम इसको लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी इक्वल टू लिखा जाएगा 1/2 लिखेंगे F/A इंटू L/L। अब जो वॉल्यूम था हमारा इधर चला जाएगा, तब हमारी पर यूनिट एनर्जी निकल आएगी। क्योंकि जो हम U का मान निकालते थे बच्चों, तो लिखा जाता था 1/2 F/A इंटू L डेल्टा L/L इंटू V लिखते थे। इस V को यहाँ पर लाएंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पर V हमारा हट जाएगा, तो इसका जो आएगा हमारा यहाँ पर 1/2 FL/, हो जाएगा यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ, इस तरह प्राप्त हो जाएगा। कौन सा मिल रहा देखो, मिलाओ बच्चों, FL FL/2AL, 2AL यहाँ पर 2AL भी होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 2AL, तब ये हमारा सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। ये यल कौन सा है, ये वाला यल हमारा स्मॉल है। ये कौन सा यल है, ये वाला यल हमारा स्मॉल है, और ये वाला जो है यल हमारा क्या है, इसको मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं बच्चों, जिससे आपको कन्फ्यूजन न रहे। L/L ऐसे लिख दे रहे हैं, F/A L/L इस तरह। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल एल और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एल, ये हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अब 10वें में देखते हैं स्प्रिंग
यक्स लोडिंग पे है, देन एनर्जी स्टोर बाय द स्प्रिंग इज टी इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, हमको टी बाई यक्स के रूप में लाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें स्प्रिंग का, तो लिखते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग का लिखा जाएगा U इक्वल टू 1/2 kx², यही लिखा जाता है बच्चों। अब हुक्स लॉ की हम बात करेंगे। हुक्स लॉ में क्या मिलता है हमको, हुक्स लॉ में जो लिखेंगे तो हुक्स लॉ हमको टेंशन इक्वल टू क्या मिलता है, K इंटू यक्स। क्या मिलता है, टेंशन इक्वल टू K इंटू यक्स। अब यहाँ से अगर हम मान किसका निकाल लें, यक्स का मान हम यहाँ से निकाल लें तो यक्स बराबर हो जाएगा T बाई के। यक्स का मान कितना होगा, T बाई के, क्योंकि हमको यक्स को हटाना है तो U का मान जो प्राप्त होगा 1/2 के इंटू यक्स का लिखेंगे तो T² का स्क्वायर, के से एक के कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2 T² तो ये हमारा जो है मान हो जाएगा। अब के रूप में, यक्स के रूप में, किसके रूप में आ रहा है उसको भी देखना है। मतलब ये 2k हमारा ये वाला मान प्राप्त हो रहा है, ये T²/2k, तो इस वाले रूप में हमको मिल जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।